गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारी क्लास है 39। ओके, और ये पार्ट रहेगा आपका 6। आज आपका कंप्लीट ही है फाइनल, आपका समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। ये जो क्लास है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका सुपर टेट के लिए 2024। लेकिन ये जो टॉपिक है आपका ये ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट रहता है। और हमारा इसमें जो विषय है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका शिक्षण कौशल मतलब टीचिंग स्किल। ये क्या है आपका ऑल टीचिंग एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। और बाकी मैंने जो पार्ट 1 2 3 4 5 उसमें भी मैंने समावेशी शिक्षा के बारे में ही पढ़ाया है, उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप देख लेना जोन सा भी आपको टॉपिक इसमें पढ़ना है। कुछ होते हैं जिनका मिस हो जाता है कि कोई सा टॉपिक या कोई हेडिंग, तो वो पहले के पार्ट्स में देख लेना। ओके, और जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम ओनली 2 हेडिंग को ही डिस्कस करेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, आपके सीटेट में भी आया था अभी लास्ट टाइम, और आगे भी जो सीटेट आएगा, यूपी टेट आएगा, या फिर आपका और जो टीचिंग एग्ज़ाम है एच टेट आर टेट, जितने भी हैं एग्ज़ाम आपके टीचिंग से रिलेटेड, सबके लिए ही ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट होता है आपका। और सुपर टेट के लिए तो स्पेशली है ही ये क्लास, अदरवाइज़ ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जितने भी नोट्स हैं, आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, वो वही पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। हर टॉपिक को एक डिटेल में बताया गया है, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो नाउ स्टार्ट करते हैं अब हम। ये हेडिंग है आज समस्यात्मक बालक। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो होते कौन हैं। ओके, तो हम पढ़ते हैं समस्यात्मक बालक वह बालक होते हैं जो सामान्य व्यवहार नहीं करते हैं। मतलब कि समस्यात्मक जो बालक होते हैं, समस्यात्मक जो बालक हैं, वो बालक इस तरीके के होते हैं कि जो उनका बिहेवियर होता है, जो उनका व्यवहार होता है, वो क्या है, वो सामान्य नहीं होता। ओके, आगे इसमें आपका आता है अपने परिवार, विद्यालय, समाज में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तो ये जो समस्यात्मक जो बालक होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी फैमिली में, अपने स्कूल में, अपनी सोसाइटी में, समाज में तरह तरह की अलग अलग तरह की क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को उत्पन्न करते हैं या समस्या को उत्पन्न करते हैं। तो ये होते हैं आपके समस्यात्मक बालक। दूसरे शब्दों में हम अब ये भी बोल सकते हैं कि जो ये समस्यात्मक जो बालक होते हैं, इनको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जिन बच्चों का पालना या शिक्षित करना मुश्किल होता है। मीन्स कुछ बच्चे आपके ऐसे होते हैं जिन बच्चों को क्या होता है, पालना और उनको शिक्षित करना बहुत ही मुश्किल होता है, और वे अपने असामाजिक व्यवहार के कारण, क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं होता, सामान्य नहीं होता, तो उनका जो असामाजिक व्यवहार के लिए क्या होता है, वे अपने असामाजिक व्यवहार के लिए बदनाम होते हैं। ठीक, जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो अपने असामाजिक व्यवहार के कारण क्या होते हैं, बदनाम होते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें समस्यात्मक बालक कहा जाता है। ठीक, दूसरे शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि जिनको शिक्षित करना मुश्किल है और उनका असामान्य व्यवहार है, जिस कारण वो क्या होते हैं, बदनाम होते हैं, और उन्हीं बालकों को हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। ठीक है, अब आपके समस्यात्मक बालक की विशेषताएं आती हैं कि इनकी विशेषताएं क्या होती है, जो समस्यात्मक जो बालक होते हैं। ठीक, जिसमें हम विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी क्या आती है, विशेषता आती है। तो इनकी विशेषता में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है अपने अध्यापक के लिए समस्या उत्पन्न करना। कि जो ये स्टूडेंट होते हैं, जो समस्यात्मक बालक होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने अध्यापक के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। मतलब कि जो टीचर होते हैं कक्षा के अंदर, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं ये बालक। ठीक है, ये इसकी विशेषता के अंतर्गत आता है। सेकंड है, इसमें इनका व्यवहार सामान्य से हटकर होता है। जो ये बालक होते हैं, समस्यात्मक जो बालक होते हैं, इनका व्यवहार क्या होता है, इनका सामान्य बालक से व्यवहार इनका क्या होता है, विभिन्न होता है, अलग होता है या हटके होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका इसमें थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट है इसके अंदर
इस तरह के बालकों में आते हैं चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने बालक या क्रोधी बालक, स्वभाव वाले बालक, विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, गृह कार्य न करने वाले बालक। तो जो ये समस्यात्मक जो बालक होते हैं, तो ये क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं अधिकतर। जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं, कि जो बालक होता है वो चोरी करता है, झूठ बोलने की आदत होती है इनमें, कि थोड़ी थोड़ी बात पर ये किसी भी चीज़ को बहाना लेकर ये क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। क्रोधी स्वभाव वाले, गुस्से वाले होते हैं, क्रोध करने वाले होते हैं, एक तरह से ये कि क्या नाम है, तोड़ फोड़ करने वाले। विद्यालय से भाग जाने वाले बालक ये होते हैं, विद्यालय में आए और क्या नाम है, विद्यालय के नाम पर अपने घर से क्या होता है कि आते हैं कि हम विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन विद्यालय में ना आकर विद्यालय के बाहर से ही भाग जाते हैं, मतलब क्लास बंक करना, कि ये क्लास अटेंड नहीं करते। नेक्स्ट, गृह कार्य ना करने वाले बालक, ये क्या है, अगर टीचर कोई होमवर्क दे रहा है इनको तो ये होमवर्क करके नहीं लाते हैं बच्चे। कौन से बालक, जो समस्यात्मक बालक होते हैं, ये इनकी विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका, नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा और विद्यालय में अपने आप को ठीक ढंग से समायोजित नहीं कर पाते। मतलब कि ये जो स्टूडेंट होते हैं, समस्यात्मक जो बालक होते हैं, ये कक्षा में या फिर विद्यालय में, क्लास में, स्कूल में अपने आप को ठीक से समायोजित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये बच्चे क्योंकि असामान्य होते हैं इसलिए ये क्या करते हैं, समायोजित नहीं हो पाते। और ये कक्षा में क्या करते हैं, कक्षा में ये व्यवधान डालते हैं। मीन्स अगर टीचर पढ़ा रहा है, परेशान करना है, बच्चों को परेशान करना, तो ये कक्षा में भी क्या है, तो समायोजित नहीं हो रहे और ये क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, समस्यात्मक व्यवहार करने के लिए कुछ कारण हो सकते हैं। कठोर अनुशासन के कारण, आवश्यकता पूरी ना होने के कारण, असुरक्षा की भावना होने के कारण। मतलब कि जो समस्यात्मक जो बालक होते हैं इनके भी कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कठोर अनुशासन के कारण, कि क्लास में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अनुशासन है, तो उससे क्या है, उससे भी बच्चा समस्यात्मक बालक के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कठोर अनुशासन है, उसके अनुरूप सारी क्रियाएं नहीं हो रही हैं, क्रोधित होगा या उसका मन नहीं लगेगा या वो क्लास को बंक करेगा, तो ये सारी चीज़ें करता है। आवश्यकताएं पूरी ना होने के कारण, कि उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिनको वो चाहता है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, टीचर इस तरीके से पढ़ाए, ये करे वो करे, तो उस समय अगर वो सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो भी बालक क्या हो जाता है, समस्यात्मक बालक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। असुरक्षा की भावना के कारण, तब उसको लगता है कि हाँ मैं सेफ नहीं हूँ, असुरक्षित हूँ, तो भी बालक के अंदर समस्यात्मक बालक का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। ओके, और ऊपर तो मैंने बता ही दिया था कि ये असामाजिक व्यवहार के कारण ये बदनाम भी होते हैं, और ये क्या है, ये समाज के नियम का उल्लंघन भी करते हैं। जो ये आपके जो समस्यात्मक जो बालक होते हैं, ये क्या करते हैं, ये समाज के नियम का क्या करते हैं, उल्लंघन भी करते हैं, और विद्यालय के काम नहीं करते। ठीक है, तोड़ फोड़ भी करते हैं बच्चे। इसमें हमारी अब नेक्स्ट हेडिंग आती है समस्यात्मक बालकों की शिक्षा, कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनकी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक, तो हमारी हेडिंग क्या आती है, हमारी हेडिंग आती है समस्यात्मक बालकों की शिक्षा। ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले अध्यापक को उन कारणों का पता लगाना चाहिए जिसकी वजह से बालक समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है। तो समस्यात्मक बालकों की शिक्षा से तात्पर्य यही है कि टीचर को, जो अध्यापक है, उसको सबसे पहले तो कारण का, रीज़न का पता लगाना चाहिए कि वो बालक समस्यात्मक व्यवहार कर क्यों रहा है, क्या रीज़न है उसको ऐसे करने का, क्या प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो रही है कि वो इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, या स्कूल बंक कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो इसका इम्पोर्टेंट यही है कि टीचर को क्या करना चाहिए, उसके कारणों का पता लगाना चाहिए कि जिसकी वजह से बालक समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है। ओके,
सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट आता है आपका, इस तरह के बालकों को दंड ना देकर मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षा देनी चाहिए। तो जो ये समस्यात्मक जो बालक होते हैं, इनको जो शिक्षा देनी चाहिए, इनको कौन से तरीके से शिक्षा देनी चाहिए? पहले तो मनोवैज्ञानिक तरीके की इनको क्या देनी चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए। और ये जो बालक हैं, इनको दंड नहीं देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चे को समझाने के लिए, अगर कोई बच्चा गलत काम करता है, उसको समझाने के लिए अगर हम दंड दे देते हैं तो वो बच्चा नहीं सुधरता, वापस वही काम दोहराता है, ठीक? तो एक तरह से ये है कि इसमें बच्चे को दंड ना दो, उसको जो शिक्षा दो वो मनोवैज्ञानिक तरीके से दो, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, बालकों की मूल प्रवृत्ति को ख़त्म ना करके बल्कि उनका सुधार करना चाहिए। तो इसमें यही है कि जो बच्चे हैं, बालक की जो कौन सी प्रवृत्ति है? मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति को ख़त्म ना करके बल्कि उनका क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। ओके, यहाँ आपका मूल प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि जो आपकी मूल प्रवृत्ति हैं, इनसे क्या तात्पर्य? मूल प्रवृत्ति होती क्या है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए इसके अंदर कि मूल प्रवृत्ति होती क्या है। तो मूल प्रवृत्ति आपकी वो होती है जो व्यक्ति के उन गुणों को जो जन्मजात होते हैं। मूल प्रवृत्ति हम किसको कहेंगे? बच्चे की, जो बच्चे के ऐसे गुण होते हैं जो उसके जन्मजात होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि बालक के जन्मजात जो गुण हैं उनको ख़त्म नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। कुछ बच्चों में जेनेटिक की जन्म से ही कुछ इस तरीके के गुण पाए जाते हैं जो नेगेटिव होते हैं, शायद समस्यात्मक होते हैं वो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उनको ख़त्म नहीं करना चाहिए, उनका सुधार करना चाहिए हमें, ठीक है? उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट आपका ऐसे है, तो क्लियर हुआ? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा, बालकों में आत्म अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए उनको उत्तरदायित्व पूर्ण काम देना चाहिए। कि बालक को हमें क्या करना है? बालक के अंदर हमें क्या करना है? आत्म अनुशासन की जो भावना है उसको हमें क्या करना है? विकसित करना है। तो इसमें आपका यही है, आत्म अनुशासन की भावना को विकसित करना। कि अगर हमारा क्या होगा, आत्म अनुशासन जो है वो अगर विकसित हो जाएगा तो उससे क्या होता है? उससे में बहुत सारे लाभ होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आत्म अनुशासन की भावना को विकसित करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक है कि इसके बिना हम अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर आत्म अनुशासन की, अगर हमारे अंदर आत्म अनुशासन की भावना विकसित नहीं है तो हम अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते, ठीक है? क्या नहीं हासिल कर सकते? अपने लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर सकते। तो हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे अंदर या बालक के अंदर आत्म अनुशासन की भावना को विकसित करना ज़रूरी होता है, ठीक? और ये जो आपका आत्म अनुशासन होता है, यही आपका क्या होता है? ये तनाव के स्तर को भी कम करता है। क्या करता है? तनाव का जो स्तर होता है उसको क्या करता है? उसको भी कम करता है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, आत्म अनुशासन हमें क्या करता है? काम टालने के लिए या फिर कोई भी अपराध है जैसी भावनाएं हैं उनसे बचने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक? अगर हमारे अंदर आत्म अनुशासन विकसित है तो हम क्या करेंगे? किसी भी काम को टालेंगे नहीं, या हम अपराध बोध या भावनाओं से हम क्या करेंगे? बच जाएंगे। और इसके अलावा भी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, दंड मतलब बहुत सारे, जैसे तनाव जो होता है, तनाव से भी हम क्या होते हैं? इसमें बच जाते हैं। एक आपका इसमें पॉइंट ये भी है कि जो ये आत्म अनुशासन है ये हमारा ध्यान केंद्रित करने में भी बहुत हेल्प करता है। क्या करता है? कि आत्म अनुशासन की भावना अगर हमारे अंतर्गत विकसित है, ये बालक के अंदर विकसित है, तो वो क्या करता है? बालक का ध्यान केंद्रित करने में, बालक का ध्यान को क्या केंद्रित करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ओके,
और ध्यान केंद्रित करने से तात्पर्य यही है कि अगर हम किसी भी चीज़ में या किसी भी काम में अगर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारा जो काम है या कार्य है, कुछ भी चीज़ है, वो बहुत ही क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक। और भी इसके बहुत सारे हैं आत्म अनुशासन की भावना से रिलेटेड आपके पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट भी हैं, क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में भी आ जाते हैं, आपके सुपर टेट और टीचिंग एग्ज़ाम में से किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आ जाते हैं। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कि हमें बच्चे को क्या है, जो बालक है, हमें उसे क्या देनी चाहिए, नैतिक शिक्षा देनी चाहिए और उसको अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, तो यहाँ आपका नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। नैतिक शिक्षा से तात्पर्य यहाँ यही है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें नैतिक शिक्षा के थ्रू उन्हें दयालु बनाना चाहिए, उन्हें ईमानदार बनाना चाहिए, उन्हें जिम्मेदार बनाने में भी मदद करती है। अगर हम समस्याग्रस्त बच्चे को या बालक को अगर हम नैतिक शिक्षा दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे वो उनके किस चीज़ में मदद करेगी, उनको ईमानदार बनाने में, उनको दयालु बनाने में, उनको ज़िम्मेदार बनाने में क्या करती है, मदद करती है। ओके, और क्या होता है आपका, जो नैतिक शिक्षा होती है उसके ज़रिए बच्चों में अच्छे गुण और अच्छी आदतों को भी विकसित किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताएं, सत्य की खोज करना या फिर उत्तम आदर्श जो है उनकी प्राप्ति करना, ये सभी आपका किसके अंतर्गत आता है, नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसीलिए समस्याग्रस्त बच्चे को क्या है, नैतिक शिक्षा देनी चाहिए और अच्छे कार्य के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें समस्यात्मक बालक में बालकों को अवसर देनी चाहिए ताकि वो अपने मन की बात शब्दों में प्रकट कर सकें। कि जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको अवसर देने चाहिए ताकि उनके मन में जो भी बात होती है वो अपने शब्दों के माध्यम से, अपने बोलचाल के माध्यम से उनको प्रकट कर सके। ओके, तो आपके ये क्या थी, इनकी जो आपके समस्यात्मक जो बालक थे उनके लिए क्या थी, उनकी शिक्षाएं थी कि हमें इस तरीके से उनको शिक्षा देनी चाहिए कि बालकों को हमें अवसर देना चाहिए ताकि वो अपने मन की बात शब्दों में प्रकट कर सकें। ठीक है, तो हमने जो इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारी हेडिंग्स को क्लियर किया है, पढ़ा है हमने उनके बारे में। ठीक है, तो ये हमारे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे थे सभी, जो जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे। समस्यात्मक बालक जो हैं आपके, और जो आपके पिछड़े बालक हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, प्रभावशाली बालक हैं, ये सभी क्या थे, आपके विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। अब हम क्या करेंगे, हमारी लास्ट हेडिंग है ये इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की, कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए क्या सुझाव है। ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए क्या सुझाव। ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कक्षा में बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अध्यापक सभी बच्चों पर समान ध्यान दे सके तथा कक्षा भी रुचिपूर्ण बनी रहे। मतलब कि फर्स्ट पॉइंट आपका है व्यवस्था से रिलेटेड, कक्षा व्यवस्था से रिलेटेड, कि कक्षा में बैठने की व्यवस्था। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि कक्षा में बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अध्यापक सभी बच्चों पर समान ध्यान दे सके तथा कक्षा भी रुचिपूर्ण बन सके। तो जो भी बालक हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले जितने भी बालक हैं, कोई प्रभावशाली है, कोई मंद बुद्धि है, कोई समस्यात्मक बालक है, इस तरीके के बहुत सारे बच्चे हैं। तो उन सभी बच्चे को हमें क्या करना चाहिए,
व्यवस्थित क्रम में हमें बिठाना चाहिए। कक्षा में बैठने की उनकी व्यवस्था इस तरीके से रखना चाहिए कि जो टीचर है, टीचर एक एक बच्चे को ध्यान से देख सके। ठीक है, सभी बच्चे पर उसका क्या हो, समान ध्यान हो। ऐसा नहीं है कि जो आगे वाले बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं उन्हीं पर ध्यान है उनका, पीछे वालों पर नहीं है, या साइड वालों पे नहीं है, इधर वालों पे नहीं है, लेफ़्ट राइट वालों पे नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें व्यवस्था ही इस तरीके की होनी चाहिए कि टीचर का ध्यान सब पर जाए। इसमें फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है, आपका हाइट अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि छोटे कद वाले आगे की तरफ, बड़े कद वाले पीछे की तरफ। और इसमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो आगे की तरफ बैठेंगे, जो इंटेलिजेंट नहीं हैं, जो पिछड़े बालक हैं, मंद बुद्धि बालक हैं, वो पीछे की तरफ बैठेंगे। नो, इसमें व्यवस्था इस तरीके से करो कि जो टीचर है वो हर एक बच्चे को समान रूप से ध्यान दे और कक्षा भी रुचिपूर्ण बनी रहेगी। कक्षा में क्या है, इंटरेस्ट आपका बना रहे। ऐसा नहीं है क्योंकि अरुचि रहेगी, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो बच्चा क्या है, इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, तो उससे क्या है, कक्षा हमारी रुचिपूर्ण नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ाते समय अध्यापक संकेतों और रंगीन कागजों आदि का प्रयोग करें आकर्षण के लिए। मतलब कि जो आपके विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं उनको पढ़ाने के लिए अधिकतर क्या स्पेशली हमें यूज़ करना चाहिए, जो हमारे टीचर हैं उनको पढ़ाते समय क्या है, रंगीन कागज़ का या ऐसे संकेतों का उन्हें यूज़ करना चाहिए जो देखने में क्या लगें, आकर्षित लगें। देखने में क्या लगें, आकर्षित लगें, उनके आकर्षण के लिए। मीन्स कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनका क्या है कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो उन बच्चों के लिए हमें रंगीन कागज़ का यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चों का ध्यान आकर्षित हो पढ़ाई के लिए कि ये क्या चीज़ है, कुछ नई क्या एक्टिविटी करा रहे हैं, ये डिफरेंट सी क्या है, कलरफुल क्या है, तो बच्चा थोड़ी उसमें क्या है, रुचि दिखाता है। तो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए या उनका आकर्षण, उनका जो ध्यान है अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए, पढ़ाई की तरफ केंद्रित करने के लिए, आकर्षण करने के लिए रंगीन कागज़ों या फिर संगीतों का हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, निर्देश छोटे और प्रत्यक्ष होने चाहिए जो बच्चे समझ पाएँ। तो इसमें आपका यही है कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो निर्देश होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी निर्देश टीचर अगर दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत लेंथी हो। क्यों, बच्चे को छोटा ही नहीं समझ में आ रहा, छोटा समझने में वो प्रॉब्लम कर रहा है, हम इतना लेंथी दे देंगे तो वो लेंथी को कैसे समझेगा। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को आपका यही होना चाहिए कि उनकी रुचि के अकॉर्डिंग उनको आकर्षण, उनका ध्यान अपनी पढ़ाई, उनकी पढ़ाई की तरफ केंद्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, छोटे छोटे निर्देश देने चाहिए ताकि वो छोटे छोटे पॉइंट्स को समझें। ओके, आगे आता है इसमें प्रत्यक्ष होने चाहिए। प्रत्यक्ष से यहाँ तात्पर्य है आपका, प्रत्यक्ष का मतलब है दिखाकर। कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर मान लो LKG UKG का बच्चा है या फिर तुम्हारा फर्स्ट का बच्चा है, मीन्स अगर हम उसे A फॉर एप्पल की ही नॉलेज दे रहे हैं तो उसको A फॉर एप्पल की क्या है, पिक्चर बना के दिखाओ। पिक्चर में भी क्या है, कलर होना चाहिए। जैसे एप्पल है तो उसमें रेड कलर होना चाहिए उसके अंदर, और उस पिक्चर को या तो बना के लाओ एक जो चार्ट पेपर वगैरह पे, तो उस पर कर्लिंग हो जाएगी रेड कलर की, या फिर क्या नाम है आपका, बोर्ड पे तुम बना के ड्रॉ करके ही दिखा दो। तो वही है कि बच्चे को इस तरीके से आपको पढ़ाना है, समझाना है कि ताकि बच्चे इजीली समझ पाएँ। उनको प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ दिखा के, तो बच्चा जो है बहुत जल्दी सीखता है, अनुकरण करता है बच्चा, देखकर वही चीज़ दोहराता है। तो वो अगर टीचर अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं उनको दिखा के, अगर वो बाहर भी कहीं जाएगा तो वो उसके नॉलेज में चीज़ रहेगी कि हाँ टीचर ने मेरे को ये चीज़ दिखाई थी और इसको ये चीज़ बोलते हैं, और बच्चा उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है। ठीक है, तो इसमें हमारा यही है कि निर्देश हमारे इसमें क्या होने चाहिए, निर्देश इसमें हमारे छोटे होने चाहिए और प्रत्यक्ष होने चाहिए ताकि जो बच्चे समझ पाएँ इजीली। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा, कार्य पूर्ण करने के लिए अधिक समय दिया जाए और ज़्यादा कार्य एक बार में
ना दिया जाए। मतलब कि कार्य पूर्ण करने के लिए, कोई भी काम है उसको पूर्ण करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए अधिक उनको क्या है, समय देना चाहिए। ये नहीं है कि क्योंकि जो नॉर्मल सामान्य बालक है वो क्या है, अगर उसको कोई चीज़ सिखा रहे हैं या कुछ करने के लिए दे रहे हैं तो वो जल्दी से फटाक से करके दे देगा आपको, ठीक है। लेकिन जो आपका विशिष्ट बालक है, जो किसी चीज़ से ग्रसित है, मीन्स पिछड़ा बालक है आपका, या फिर मंद बुद्धि का बालक है आपका, तो ये सब विशिष्ट बालक के अंदर तो आते हैं, अंतर्गत आते हैं सारे के सारे बालक। तो उनके लिए ये नहीं है कि हाँ भी हमने कोई भी काम दिया और हम एकदम से कि ठीक है हो गया जल्दी लाओ, बच्चे का आधा हुआ है नहीं हुआ। तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें उन्हें क्या देना चाहिए, अधिक समय देना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए कि हाँ बच्चा एक ही चीज़ को लेके बैठा हुआ है। मीन्स जितना लगता है, जितना संभव हो सके उतना उसको समय दो, और ज़्यादा कार्य एक बार में ना दिया जाए। और उनको ये है कि उनको कोई भी कार्य जो है उसको ज़्यादा मात्रा में ना दो, ज़्यादा काम नहीं देना चाहिए। अगर उसको A4 एप्पल आज सिखाया है तो ये नहीं है कि B4 C4 कैट D4 डॉग भी उसको आज ही सिखा दो। तो ये कि A4 एप्पल है तो आज उसका प्रत्यक्ष रूप से आपने पिक्चर दिखाई है, फिर उसको लिखवाया है, उसको रिपीटेड वही चीज़ करवाओ, उसको डॉट करके दो या किसी भी तरीके से दो जिस तरीके से बच्चा समझ सके। तो ऐसे पहले सिर्फ A4 एप्पल को ही पढ़ाओ, ये नहीं कि B4 बॉल ला के आपने बीच में ला दिया, ऐसे नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करो, ठीक। तो ज़्यादा कार्य भी एक बार में उसको ना दो ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। ओके, नेक्स्ट आपका इसमें पॉइंट आता है मामूली अनुचित व्यवहार की उपेक्षित करें, कि मामूली जो अनुचित व्यवहार है उसकी क्या करें, उपेक्षित करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका शिक्षण की विधि ऐसी हो जिससे दृश्यमान, मौखिक, स्पर्शिका का उपयोग हो। तो इसमें यही दिया हुआ है कि जो टीचिंग मेथड जो है, जो आपकी शिक्षण विधि है, हमें ऐसी यूज़ करनी चाहिए जो दृश्यमान हो, आपकी वो मौखिक भी हो और आपकी स्पर्शिका भी वो हो। ऐसे का उपयोग हमें करना चाहिए। हमारी जो विधि है, शिक्षण विधि है, वो हमारी इसी तरीके की होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कॉपी को हमेशा जांचें और अच्छी कॉपी पर सकारात्मक नोट लिखें। इसमें हमें ये भी है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी कॉपी को हमेशा हमें जांचते रहना चाहिए। ये नहीं कि वो भैया विशिष्ट बालक है तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, उसकी कॉपी चेक नहीं करेंगे, कॉपी चेक कर दी फिर 10 दिन बाद चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका क्या है कि उनकी कॉपी को हमेशा क्या करना चाहिए, जांचें, और अच्छी कॉपी पर उनको क्या करें, सकारात्मक नोट्स लिख के दें। कि उनकी अच्छी कॉपी है तो उस पर क्या है, हमें सकारात्मक नोट्स लिख के देने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा ऐसी सामग्री का प्रयोग किया जाए जिससे उन बच्चों की क्षमता को प्रोत्साहन मिले और समृद्धता बढ़े। मतलब कि हमें ऐसी ही सामग्री यूज़ करनी चाहिए, प्रयोग करनी चाहिए जिससे बच्चे की क्षमताओं को हम प्रोत्साहित मिले, प्रोत्साहन उनका कर सके और समृद्धता उनकी बढ़ा सके। तो हमें इस तरीके की ही मटेरियल जो हैं वो सारे यूज़ करने चाहिए, इस तरीके की हमें सामग्रियों को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है हमारा कक्षा में सहभागिता के लिए प्रोत्साहन दे। तो यहाँ आपका सहभागिता जो है, इससे तात्पर्य है कि कक्षा में क्या करना चाहिए, हमें सहभागिता के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। कि जो विशिष्ट बालक होते हैं, सहभागिता का मतलब है कि जो भी तुम्हारी कक्षा के अंदर गतिविधियाँ हो रही हैं या स्कूल के अंदर जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं तो छात्रों को क्या करना चाहिए, उसमें शामिल करना चाहिए, ठीक है। सहभागिता का मतलब यहाँ ये भी होता है आपका कि शिक्षक के जो निर्देश होते हैं, शिक्षक जो भी निर्देश देते हैं उनका भी हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। कक्षा में उपस्थित होना चाहिए हमें, कि कक्षा ये नहीं है कि स्कूल आए हम और कक्षा में हम उपस्थित नहीं हो रहे। कक्षा में सहभागिता का तात्पर्य ये भी होता है इसमें कि कक्षा में उपस्थित होना और वहाँ काम करना, और ठीक है, और जो टीचर होते हैं जो वो निर्देश देते हैं उनका भी पालन करना। तो
तो कक्षा में सहभागिता इसी तरीके की होनी चाहिए कि पाठ्यक्रम में, डिज़ाइन में, स्कूल के माहौल में, जैसे स्कूल का माहौल है, कक्षा का जो माहौल है, उस सारी चीज़ में क्या है, छात्र की भागीदारी होनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए उनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन दें, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसमें, मुख्य बिंदु को समझाने के लिए उनको हाईलाइट करें। तो इसमें यही है कि अगर टीचर जो है, अध्यापक है, बोर्ड पे अगर कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है बच्चे को, छात्र को अगर वो पढ़ा रहा है, तो उसको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, जो मुख्य बिंदु होने चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी कभी कोई व्याख्या देते हैं या कोई भी हम डिटेल में हम कोई निबंध लिख देते हैं, तो लेकिन हमें उनका मेन पॉइंट जो है, जो मुख्य बिंदु है, उनको समझाने के लिए क्या करना चाहिए, उनको हाईलाइट भी कर देना चाहिए। इससे क्या है, बच्चा जल्दी से समझ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा, दृश्य सामग्री का अधिक उपयोग किया जाए। वही चीज़ें जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाना, जो मैंने ऊपर भी पढ़ाया था कि दृश्य सामग्री का ही हमें क्या करना चाहिए, मोस्टली यूज़ करना चाहिए। अधिक प्रयोग किसका करना चाहिए, हमें दृश्य सामग्री का ही। ठीक, कि दिखाकर कोई भी सामग्री, कोई भी चीज़ दिखाकर तब बच्चे को पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है आपका, छात्र को आत्मावलोकन तकनीकी के द्वारा सीखने में सहायता करें। ओके, तो लास्ट पॉइंट है आपका कि छात्र को आत्मावलोकन तकनीकी के द्वारा क्या है, सीखने में उनकी क्या करनी चाहिए, हमें सहायता करनी चाहिए। ठीक है। तो यही थे आज आपका विशिष्ट आवश्यकता बालकों के लिए कुछ सुझाव जो आज हमने पढ़े हैं। ये इम्पोर्टेंट हैं आपके, ये पॉइंट्स जो हैं इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन बन के आ जाते हैं आपके। और हमने क्या पढ़ा था आज, और पढ़ा था हमने आज समस्यात्मक बालक और इनकी बालकों की शिक्षा कैसी है, इनकी विशेषताएं कैसी हैं, इन सभी चीज़ के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ आपका क्या होता है, यहाँ आपकी क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट लाइक मतलब जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है वो आज कंप्लीट हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ आपके। ठीक है। तो जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। यहाँ हमारी क्लास होती है ख़त्म, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, आपके लिए टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।